तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड्स की सिंथेसिस जो है वो डिग्रेडेशन जो है वो फॉस्फोलाइपेजेस कराते हैं। फॉस्फोलाइपेजेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं जिनको हमने ये नंबर दिया था, और फिर हमने मुख्तलिफ तरह के फॉस्फोलाइपेजेस डिस्कस किए जो कि इन मुख्तलिफ बॉन्ड्स पर एक्ट करते थे। उसके बाद हमने देखा था कि फॉस्फोलाइपेजेस जब एक्ट करते हैं तो वो जो सबस्ट्रेट बना देते हैं वो फॉस्फोलाइपेजेस A1 और A2 जब वो एक्ट करते हैं वो फैटी एसिड रिमूव कराते हैं, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं उन पर जो एंजाइम एक्ट करते हैं वो लाइसोफॉस्फोलाइपेजेस हैं। अब हम एक आगे फॉस्फोग्लिसराइड की डिग्रेडेशन में कुछ मजीद बातें डिस्कस करने वाले हैं कि जब फॉस्फोलाइपेजेस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पर एक्ट करते हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोडक्ट्स में से कुछ जो हैं वो सेकंड मैसेंजर होते हैं और कुछ जो हैं वो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉस्फोलाइपेजेस जो है, फॉस्फोलाइपेज सी है, फॉस्फोलाइपेज सी है, हमें पता है फॉस्फोलाइपेज सी कौन सी बॉन्ड को ब्रेक करता था, इस वाली बॉन्ड को। इट मीन्स जब फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो एक्ट करेगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो फॉस्फेट और अमाइनो अल्कोहल रिमूव होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जब फॉस्फोलाइपेजेस एक्ट करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेकंड मैसेंजर के तौर पे बनते हैं और कौन से जो हैं वो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉस्फोलाइपेजेस जब भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करते हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी डिग्रेडेशन के बाद। उनमें से कुछ जो है वो सेकंड मैसेंजर होते हैं और कुछ जो है वो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सपोज एक फॉस्फोलाइपेज सी है, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी ने कौन सी बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस वाली बॉन्ड को। इट मींस जब वो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जब वो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस का कम्प्लेक्स रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया फॉस्फोलाइपेज सी के एक्ट करने के नतीजे में। अब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बना, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है उस पर 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं, तो डाई असाइल ग्लिसरॉल, एक असाइल दूसरा असाइल, डाई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बना। ये डाई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं वो जब एक्ट करते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पर तो वो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी डिग्रेडेशन से। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि डाईएसाइल ग्लिसरॉल है या IP3, ये सेकंड मैसेंजर हैं IP3 या डाईएसाइल ग्लिसरॉल। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं जो कि सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट होते हैं, यानी एंजाइम फिर उनको यूज करते हुए सेकंड मैसेंजर बनाते हैं। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है, एराकिडोनिक एसिड। अब वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है जिसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 पे फैटी एसिड, कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड, कार्बन नंबर 3 पे कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। अब हमें पता है कि जो कुछ फॉस्फोलाइपेजेस हैं, फॉस्फोलाइपेज A1 और A2, वो इन फैटी एसिड्स को रिमूव कराते हैं। और जो सपोज कर लीजिए फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल है, तो फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड होता है, वो होता है अरेकिडोनिक एसिड। तो ये वाला है अरेकिडोनिक एसिड। जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और किसको रिलीज कराएगा, अरेकिडोनिक एसिड। ये अरेकिडोनिक एसिड है बेसिकली सबस्ट्रेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेकंड मैसेंजर। सो इट मींस फॉस्फोलाइपेजेस जब भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट कर रहे हैं तो उनकी डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, तो या तो सेकंड मैसेंजर बन रहा है या ऐसे सबस्ट्रेट बन रहे हैं जो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉस्फोलाइपेज सी एक्ट करता है तो इस बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा और फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस का कम्प्लेक्स रिमूव होगा। बाकी जो डाई असाइल ग्लिसरॉल बनेगा वो सेकंड मैसेंजर है। इसी तरह IP3 है, ये सेकंड मैसेंजर है। और कुछ फॉस्फोलाइपेजेस जब एक्ट करते हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस करवाते हैं जो बेसिकली सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में सबस्ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉस्फोलाइपेज A2 है, अब वो फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल पे एक्ट करता है तो ये वाली बॉन्ड वो ब्रेक करेगा और ये वाला फैटी एसिड जो कि कार्बन नंबर 2 पे अरेकिडोनिक एसिड होता है, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 2 पे अरेकिडोनिक एसिड होता है। जब कभी फॉस्फोलाइपेज A2 इस बॉन्ड पे एक्ट करेगा
इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा तो वो एराकिडोनिक एसिड को रिलीज कराएगा, और जब एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है तो वो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह फॉस्फोलाइपेज इनकी जब डिग्रेडेशन कराएंगे तो या तो वो सेकंड मैसेंजर बनवा रहे हैं या ऐसे सब्सटेंसेस बनवा रहे हैं, ऐसे सबस्ट्रेट्स बनवा रहे हैं जो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब इन फॉस्फोलाइपेजेस के हवाले से एक और चीज़ है कि ये ना सिर्फ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन करवाते हैं बल्कि उनकी रीमॉडलिंग भी करवाते हैं। कैसे कि ना सिर्फ उनकी डिग्रेडेशन करवाते हैं बल्कि उनकी रीमॉडलिंग भी करवाते हैं। अब ये कैसे करवाते हैं? फॉर एग्जांपल फॉस्फोलाइपेज A1 है या फॉस्फोलाइपेज A2 है, ये क्या करेंगे कि फॉस्फोलाइपेज A1 ये वाली बॉन्ड ब्रेक करा के ये फैटी एसिड रिमूव कराएगा, और फॉस्फोलाइपेज A2 जो है वो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करा के ये वाला फैटी एसिड रिमूव कराएगा। तो इट मींस इन ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे जो फैटी एसिड लगे हुए थे अब वो रिमूव हो गए, तो हम कोई और तरह का फैटी एसिड इनकी जगह पे लगा सकते हैं, तो उसकी वो रीमॉडलिंग करवा देगा। रीमॉडलिंग में कैसे इन्वॉल्व है कि यहाँ से वो फैटी एसिड रिमूव करवा रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे कि वो रीमॉडलिंग करवा कैसे रहे हैं उसकी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के लिए कि ना सिर्फ ये डिग्रेडेशन कराते हैं बल्कि रीमॉडलिंग भी करवाते हैं। रीमॉडलिंग कैसे करवाते हैं उसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उस पर फर्स्ट एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज A1। फॉस्फोलाइपेज A1 इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड है वो रिमूव करा देगा। तो कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड की जगह थी अब वो खाली हो गई, तो यहाँ पर हम कोई और फैटी एसिड जो है वो एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, एसाइल ट्रांसफेरेज। जब हमने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस देखी थी या फॉस्फेटाइडिक एसिड की सिंथेसिस देखी थी तो उसमें हमने ये डिटेल में देखा था कि जो एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स को अटैच करवाता है। तो यहाँ अगर ये फैटी एसिड रिमूव हो गया है फॉस्फोलाइपेज A1 के एक्शन की वजह से, तो ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 पे जगह खाली है तो यहाँ पे कोई फैटी एसिड आ सकता है। अब एसाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा कि एक फैटी एसिड को पकड़ेगा और यहाँ पे लगा देगा। तो पहले यहाँ पर सपोज कर लें कि ब्लू वाला फैटी एसिड था, अब रेड वाला आ गया, मुख्तलिफ आ गया, तो ये सब्सटेंस और बन गया, तो उसकी ये रीमॉडलिंग में भी इन्वॉल्व हो गए। अब सपोज कर लें कि फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है, उसने ये वाला फैटी एसिड रिमूव करा देना है, तो फिर एसाइल ट्रांसफेरेज जो है वो यहाँ पे कोई और फैटी एसिड लगा देगा। सपोज वो अब ग्रीन वाला फैटी एसिड लगा देता है तो ये सब्सटेंस और बन गया। तो इसी तरह जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं वो ना सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स की डिग्रेडेशन करवा रहे हैं बल्कि उनकी रीमॉडलिंग भी करवा रहे हैं। वो कैसे रीमॉडलिंग करवा रहे हैं कि सपोज कर लें कि फैटी एसिड रिमूव हो गया तो उनकी जगह पे कोई और फैटी एसिड आ गया, नया सब्सटेंस बन गया। ये नाइट्रोजिनस बेस उसने कोई रिमूव कराई, उसकी जगह पे और नाइट्रोजिनस बेस आ गई तो नया सब्सटेंस बन गया। तो इस तरह ये उनकी ना सिर्फ डिग्रेडेशन बल्कि रीमॉडलिंग भी करवा रहे हैं। तो एक बात ये थी कि ना सिर्फ उनकी डिग्रेडेशन बल्कि रीमॉडलिंग भी करवा, और दूसरी ये थी कि जब उनकी डिग्रेडेशन कराते हैं तो सेकंड मैसेंजर बनते हैं या ऐसे सबस्ट्रेट बनते हैं जो सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो है हमने डिस्कस किया है कि ना सिर्फ उसकी डिग्रेडेशन बल्कि रीमॉडलिंग भी करवा रहे हैं, और वो रीमॉडलिंग कैसे करवा रहे हैं ये भी हमने डिटेल में देख लिया। एग्जांपल डिस्कस कर ली कि फैटी एसिड रिमूव करा रहा है, एसाइल ट्रांसफेरेज दूसरा लगवा देगा, फॉस्फोलाइपेज A2 दूसरा फैटी एसिड रिमूव कराएगा, उसकी जगह एसाइल ट्रांसफेरेज और लगा देगा और तरह का। तो इस तरह मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होगी। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या है कि हमने लंग सरफेक्टेंट जब डिस्कस किया था तब देखा था कि जो लंग सरफेक्टेंट है वो डाई पामीटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन। अब इसकी सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, इसकी सिंथेसिस में ये वाला मैकेनिज्म यूज होता है कि इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए डाईपामीटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन या लंग सरफेक्टेंट जिसको हम कहते हैं उसकी सिंथेसिस होती है। और दूसरा ये है कि फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में कार्बन नंबर 2 पे एराकिडोनिक एसिड होता है, उस एराकिडोनिक एसिड को कार्बन नंबर 2 पे लगवाने के लिए भी ये मैकेनिज्म यूज होता है कि कार्बन नंबर 2 पे कोई फैटी एसिड था उसको रिमूव करा के एसाइल ट्रांसफेरेज ने एराकिडोनिक एसिड वहाँ लगा दिया। तो इस तरह ये फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल के कार्बन नंबर 2 पे एराकिडोनिक एसिड को भी अटैच रखता है, उसको भी बाउंड रखता है। और दूसरा ये लंग सरफेक्टेंट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। लंग सरफेक्टेंट की सिंथेसिस ये कैसे करवाता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम डाईपामीटाइल लेसिथिन या लंग सरफेक्टेंट का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करें
तो उसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1 पे एक फैटी एसिड होता है, कौन सा होता है ये भी हम नहीं देखते। कार्बन नंबर 2 पे भी एक फैटी एसिड होता है और कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट और इसके साथ कोलिन लगी होती है। अगर आप लंग सर्फेक्टेंट का नाम देखें तो डाईपोमिटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन, ये फॉस्फेटाइडल कोलिन तो बन गई। डाईपोमिटाइल मीन्स के कार्बन नंबर 1 पे जो फैटी एसिड है वो भी पामीटेट है और कार्बन नंबर 2 पे भी जो फैटी एसिड है वो भी पामीटेट है। तो ये दोनों पामीटेट कैसे लगते हैं, पहले तो मुख्तलिफ होते हैं, तो फिर इसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए इसकी सिंथेसिस होती है। सपोज यहाँ पहले कोई और फैटी एसिड था, अब मैं यहाँ कोई और फैटी एसिड बना देता हूँ, यहाँ कोई और फैटी एसिड था, तो अब ये डाईपोमिटाइल लेसिथिन नहीं है, ये लंग सर्फेक्टेंट नहीं है, तो उसी रीमॉडलिंग वाले मैकेनिज्म को यूज करते हुए फॉस्फोलाइपेज इसकी सिंथेसिस करवाएंगे। कैसे, ये फॉस्फोलाइपेज A2 इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये वाला फैटी एसिड रिमूव करा देगा और फिर जो असाइल ट्रांसफेरेज है वो पामीटेट को पकड़ के यहाँ लगा देगा, तो क्या बन जाएगा, डाईपोमिटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन। तो लंग सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस में वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और दूसरा फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे, सपोज कर लें अब यही सब्सटेंस ले लेते हैं कि पामीटेट यहाँ लगा हुआ है। अब हमने फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, सपोज कर लें कि यहाँ इनोसिटोल था और यहाँ पामीटेट लगा हुआ है, तो अब हमने यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड लगवाना है, तो फिर वही मैकेनिज्म यूज करते हैं फॉस्फोलाइपेजेस, जो उनका रीमॉडलिंग मैकेनिज्म है डिग्रेडेशन के साथ साथ, कि ये वाली बॉन्ड ब्रेक करके ये पामीटेट रिमूव कराएंगे, यहाँ असाइल ट्रांसफेरेज एराकिडोनिक एसिड लगवा देगा, तो इस तरह फिर यहाँ पे फॉस्फेटाइल इनोसिटोल पे एराकिडोनिक एसिड मेंटेन हो जाएगा। तो फॉस्फोलाइपेजेस का फंक्शन एक तो डिग्रेडेशन है, उसके साथ साथ रीमॉडलिंग भी है। ये बहुत समझने वाला है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो कैसे कराते हैं, उसकी हमने एक एग्जाम्पल ली है, क्योंकि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं फॉस्फोलाइपेज A1 और A2, फॉस्फोलाइपेज A1 और A2 फैटी एसिड्स को रिमूव करा रहे हैं, तो उनकी जगह पे असाइल ट्रांसफेरेज और फैटी एसिड लगा देगा, तो नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो इस तरह ये उनकी रीमॉडलिंग भी करवा रहे हैं। उसकी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की, एक तो ये लंग सर्फेक्टेंट डाईपोमिटाइल लेसिथिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है या फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है, या हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की थी, बार्थ सिंड्रोम। कौन सी, बार्थ सिंड्रोम। बार्थ सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, ये एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है। एक्स लिंक डिसऑर्डर इसका मतलब यह है कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होगा, फीमेल्स के अंदर कम होगा। बार्थ सिंड्रोम में होता क्या है कि ये जो कार्डियोलिपिन है इसकी रीमॉडलिंग नहीं हो पाती, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी वजह से एक तो कार्डियोमायोपैथी होती है, यानी हार्ट के और जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें कोई डिजीज़ आ जाती है, और उसके साथ साथ मसल वीकनेस होती है और न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। ये सारे के सारे बार्थ सिंड्रोम में होते हैं, क्योंकि उनमें जो फॉस्फोलाइपेजेस का रीमॉडलिंग वाला मैकेनिज्म है वो चूँकि मुख्तलिफ फॉस्फोलिपिड्स की रीमॉडलिंग करवा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो कार्डियोलिपिन है फॉस्फोलिपिड्स उनकी रीमॉडलिंग नहीं हो पाती, किनकी, कार्डियोलिपिन की रीमॉडलिंग नहीं हो पाती बार्थ सिंड्रोम में। और ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होगा। जब उनकी रीमॉडलिंग नहीं हो पाती तो उससे कार्डियोमायोपैथी, उसके अलावा मसल वीकनेस और न्यूट्रोपीनिया जैसे सिम्टम्स जाहिर होते हैं। कौन कौन से, कार्डियोमायोपैथी, मसल वीकनेस और न्यूट्रोपीनिया, इस जैसे सिम्टम्स जाहिर होते हैं। सो ये उससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन थी उसके रीमॉडलिंग वाले मैकेनिज्म से। तो अभी तक हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, फॉस्फोग्लिसराइड में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि इसकी जो डिग्रेडेशन है वो फॉस्फोलाइपेजेस कराते हैं। दूसरी बात हमने देखी कि फॉस्फोलाइपेजेस जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं। फिर मुख्तलिफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर एक्ट करने वाले फॉस्फोलाइपेजेस मुख्तलिफ हैं, उन सब की हमने डिटेल डिस्कस की।
उसके बाद हमने देखा कि जब फॉस्फोलाइपेजेस एक्ट करते हैं तो वो जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनता है वो सबस्ट्रेट होते हैं लाइसोफॉस्फोलाइपेजेस के लिए, यानी फॉस्फोलाइपेजेस के एक्शन के बाद जो चीज़ बचेगी उस पर लाइसोफॉस्फोलाइपेजेस एक्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की जब डिग्रेडेशन कराते हैं तो या तो सेकंड मैसेंजर बनते हैं या सेकंड मैसेंजर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले सबस्ट्रेट बनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ ये डिग्रेडेशन करवाते हैं बल्कि रीमॉडलिंग भी करवाते हैं। रीमॉडलिंग का मैकेनिज्म हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि वो लंग सर्फेक्टेंट में इन्वॉल्व होता है उसकी सिंथेसिस में, और दूसरा फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में कार्बन नंबर 2 पे एराकिडोनिक एसिड को बाउंड करा के रखता है, और कार्बन नंबर 2 पे एराकिडोनिक एसिड हो फिर ही आगे इकोसाइनाइड की सिंथेसिस हो सकती है, क्योंकि एराकिडोनिक एसिड ही उसका प्रीकर्सर है। और इसके अलावा हमने इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन देख ली कि एक बार सिंड्रोम है, उसमें एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसमें कार्डियोलिपिन की जो है वो रीमॉडलिंग नहीं हो पाती कार्डियोलिपिन की, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी, मसल वीकनेस और न्यूट्रोपीनिया होता है। ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसका मतलब यह है कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होगा, फीमेल्स के अंदर कम कॉमन होगा। एक बात रह गई जो मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं स्नेक और बी विनोम्स में पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया में अंदर पाए जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं कि जो फॉस्फोलाइपेजेस स्नेक और बी विनोम्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। सपोज कर लें ये एक सेल है और ये उसकी मेम्ब्रेन है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। अब चूंकि स्नेक और बी जब वो उनके विनोम में होने का ये क्या फ़ायदा है कि जब स्नेक काट ले या बैक्टीरिया का अटैक हो तो इन्फेक्शन ने सेल के अंदर पेनिट्रेट करना है, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में है जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता इन्फेक्शन। स्नेक का हो बी जब वो काटते हैं तो वो इन्फेक्शन जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह जब बैक्टीरिया का अटैक होता है तो इन्फेक्शन जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इन फॉस्फोलिपिड्स की मौजूदगी की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता। तो उसका वो कैसे पेनिट्रेट करता है, फिर जो स्नेक और बी विनोम्स हैं या बैक्टीरिया की अल्फा टॉक्सिन है उनके अंदर फॉस्फोलाइपेज होते हैं, और जब फॉस्फोलाइपेज क्या करते हैं फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन कराएंगे। जब फॉस्फोलिपिड्स की डिग्रेडेशन होगी तो ये मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी है। जब मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ जाएगा तो यहाँ से फिर इन्फेक्शन जो है वो पेनिट्रेट करता है। इन्फेक्शन कैसे पेनिट्रेट करता है, मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि स्नेक और बी विनोम्स में और अल्फा टॉक्सिन्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडिया और बैक्टीरिया में हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ फॉस्फोलाइपेजेस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वहाँ पर, वो उनकी विनोम्स उनकी सिक्रीशंस में क्यों होते हैं। क्योंकि जब स्नेक या बी काट ले या फिर बैक्टीरिया का अटैक हो, इन्फेक्शन ने सेल के अंदर पेनिट्रेट करना होता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं और इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की मौजूदगी की वजह से वो इन्फेक्शन पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो होता क्या है कि वो उनकी सिक्रीशन में फॉस्फोलाइपेज होता है, और फॉस्फोलाइपेज क्या कराता है फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन। और जब फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन होती है और वो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, तो जब फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन हुई तो मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आएगा, और जब मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आता है तो जो है वो इन्फेक्शन वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये उनकी इंपॉर्टेंस थी कि स्नेक और बी विनोम्स या बैक्टीरिया के अंदर जो फॉस्फोलाइपेजेस हैं वो इन्फेक्शन को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोग्लिसराइड्स।